हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप आप लोगों की एफए की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करते रहो। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपका उतना बेस्ट रहेगा। अब से हम डेली सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। आज आप लोगों के लिए जो मॉक टेस्ट मैं लेकर कर आई हूँ वो है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी 30 मार्क्स की होती है, 30 एमसीक्यूज़ होते हैं। इस सेशन में भी टोटल 30 एमसीक्यूज़ आप लोगों के सामने हैं। आप लोगों ने उन सभी एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करना है और जो गलत होगा उसको आपने समझना है और उसके ऊपर थोड़ा और स्टडी करना है। ठीक है। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, पूरे अकाउंटेंसी टॉपिक का निचोड़ रहेगा ये। ठीक है। सारे एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने के बाद लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपने कितना स्कोर जो है वो गेन किया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो सारे नोट्स जो हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल हैं। पेज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये हमें क्या बोल रहा है? A machine costing 1 lakh was purchased on 1 April 2020। ठीक है। 1 अप्रैल 2020 को आपने 1 लाख की मशीन खरीदी थी। डेप्रिसिएशन कितना है इस पर? 10% पर एनम डेप्रिसिएशन लगता है और रिटर्न डाउन वैल्यू पर लगता है। ठीक है। अब हुआ क्या, 1 अक्टूबर 2022 को इम्प्रूवमेंट्स करवाई आपने उस पर 20,000 की। ठीक है। आपको बताना है कि डेप्रिसिएशन 2022-23 के लिए उस पर कितना लगेगा। ये क्वेश्चन डेप्रिसिएशन अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से रिलेटेड है। रिटर्न डाउन में क्या होता है कि हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगता, बल्कि जो रिमेनिंग वैल्यू होती है उस पर लगता है। इसलिए हर साल एसेट की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होती है और डेप्रिसिएशन भी धीरे धीरे कम होता है। ठीक है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है, वो क्या है कि इम्प्रूवमेंट्स आपने उसमें करे हैं और कब करे हैं, डेट्स का बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना होता है। 1 अक्टूबर 2022 को। इसका मतलब ये है कि इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट को एसेट की वैल्यू में ऐड किया जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन पूरे साल का नहीं लगेगा क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स जो है वो कब हुई थी, हाफ ईयर के लिए हुई थी। अब हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालेंगे टिल 31 मार्च 22 तक का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख की उसकी कॉस्ट थी और उसका कितना परसेंट था, 10% जो है वो डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना। तो 2020-21 में कितना डेप्रिसिएशन आ गया, 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000 हो गया ना। 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया आपका 2020-21 में। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितनी बुक वैल्यू रह गई मशीनरी की, तो 1 लाख में से 10,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, कितनी रह गई है, 90,000 की जो मशीन थी वो आपके पास रह गई। अब अगले साल का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कौन से ईयर का, ये हम निकालेंगे 21-22 का। ठीक है। तो अब किस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, 1 लाख पे नहीं लगेगा क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू है। तो जो बची हुई वैल्यू होती है उस पर लगता है। तो ये 90,000 का 10% लगेगा। 90,000 का 10% कितना हो गया, 9,000 हो गया, है ना। और एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2022 को कितनी बुक वैल्यू रह जाएगी, इसकी रह जाएगी 90,000 में से 9,000 को माइनस करोगे तो 81,000 रह गई। ठीक है। अब क्या हुआ, इसी साल में आपने इम्प्रूवमेंट्स भी करी हैं 20,000 की। तो अब 20,000 इम्प्रूवमेंट्स करी, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, तो कॉस्ट जो है एसेट की बढ़ जाएगी। तो 81,000 में आपने 20,000 को ऐड कर देना है। कितने की मशीनरी हो गई है हमारी, अब इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ये हो गई ऐड करने के बाद 101,000, है ना, 1,01,000 की होगी। अब जब आपने 22-23 का डेप्रिसिएशन निकालना है, यहाँ पर अब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो अब 2 पार्ट्स में आप कैलकुलेट करोगे। 2 पार्ट्स में कैसे करेंगे, देखो। पहला फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 81,000 पे। 81,000 का पूरा 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि इसको तो फुल ईयर हम लोगों ने यूज़ किया है। तो 81,000 का 10% कितना आ गया, 8100 आ गया। ठीक है। अब ये जो इम्प्रूवमेंट्स हमने करी, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट साल के बीच में करी हमने, 1 अक्टूबर को करी है, तो 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 20,000 का 10% हो गया 2,000 और 2,000 को 6 महीने के लिए आपने यूज़ किया तो कितना आ गया, ये 1,000,
है ना। अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 8100 और 1000 कितना हो गया, ये आपके पास टोटल आ गया 9100। तो ये हमारे पास रहेगा डेप्रिसिएशन की अमाउंट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, अ ट्रायल बैलेंस शोज सस्पेंस अकाउंट डेबिट ऑफ 3200। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में देख रहा है 3200 का। लेटर डिस्कवर्ड, बाद में क्या पता चला कि परचेज बुक अंडरकास्ट है 1000 से, सेल्स बुक ओवरकास्ट है 2200 से। फिर बोल रहे हैं सस्पेंस बैलेंस आफ्टर रेक्टिफिकेशन विल बी व्हाट। सो देखो ये क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड है। सबसे पहले समझो सस्पेंस अकाउंट क्यों बनता है। जब ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करता, यानी आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर नहीं है, तो डिफरेंस को हम कहाँ डालते हैं, टेम्प्रेरी सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। सो यहाँ पे आपको कितना बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट का दिया हुआ है 3200, मतलब ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में 3200 से ज़्यादा था। अब हमें क्या करना है, एरर ढूंढकर सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना है। सो सबसे पहले एरर को हम देखते हैं। सबसे पहला एरर जो है हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया है कि परचेज बुक जो है वो अंडर कास्ट है 1000 से। अंडर कास्ट का मतलब कि परचेजेस कम लिखे गए हैं, एक्चुअल होना चाहिए था ज़्यादा। अब परचेजेस अकाउंट नॉर्मली डेबिट साइड में होता है, इसका मतलब डेबिट साइड का 1000 कम हो गया। सो रेक्टिफिकेशन में हमें परचेज अकाउंट को डेबिट करना होगा, है ना। तो इसकी हम एंट्री पास करेंगे, तो एंट्री क्या रहेगी, उसकी एंट्री रहेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000 से, है ना। तो ये 1000 से आपका सस्पेंस यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है। अब दूसरा एरर हमारे यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि सेल्स बुक ओवरकास्ट होगी 2200 से। अब ओवरकास्ट मतलब कि सेल्स ज़्यादा लिख गए हैं। सेल्स अकाउंट नॉर्मली क्रेडिट साइड में होता है, इसका मतलब क्रेडिट साइड 2200 से ज़्यादा हो गया। अब रेक्टिफिकेशन में हमें सेल्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, उसकी रहेगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इसको सेल्स पूरा लिख लेती हूँ, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितने से, ये आ गया 2.2K से, है ना। तो अगेन हमारा सस्पेंस अकाउंट फिर से क्रेडिट हो गया 2200 से। अब सस्पेंस अकाउंट में हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, सस्पेंस में देखो आपको क्या दिया हुआ था कि डेबिट था 3200 से, है ना। अब जब हम रेक्टिफिकेशन करेंगे तो क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा, 1000 ये आ जाएगा, 2200 ये आ गया, 3200 ये हो गया। अब डेबिट में भी 3200 दिया था, क्रेडिट में भी 3200 आ गया, तो डेबिट और क्रेडिट ये निल हो गया, कितना बैलेंस रह गया, ज़ीरो रह गया। इसलिए सस्पेंस अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। इसीलिए फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, निल। ठीक है। सो सस्पेंस बैलेंस आफ्टर रेक्टिफिकेशन विल बी निल। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। आमतौर पे अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाले क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। आपने याद रखना है कि जब कोई क्वेश्चन में अंडरकास्ट है तो उस केस में आपने उसे इंक्रीज़ करना है, अगर ओवरकास्ट है तो रिवर्स एंट्री करनी है, डिक्रीज़ करना है। ठीक है। अगर मान लो परचेज और सेल्स की नॉर्मल साइड भूल जाते हैं तो परचेज भी याद रखना है डेबिट है और सेल्स क्या है, क्रेडिट है। ऑल राइट, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें बोल रहे हैं अ चेक इशूड 12,000 रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 2100, इफेक्ट ऑन कैश बुक बैलेंस क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन कैश बुक के एरर से रिलेटेड है। सिचुएशन को समझो, हमने चेक इशू किया 12,000 का, लेकिन कैश बुक में हमने गलती से क्या लिख दिया, 2100 लिख दिया। अब हमें ये समझना है कि कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिखेगा या कम दिखेगा। देखो चेक इशू होने का मतलब क्या होता है, जब हम चेक को इशू करते हैं हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाता है ना, हम चेक फाड़ के देते हैं। इसीलिए कैश बुक में कौन सी साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, वहाँ एंट्री होती है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी कि आपने कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था। कौन से कॉलम में लिखना चाहिए था, बैंक कॉलम में, है ना। आपने बैंक में क्रेडिट साइड में डालना चाहिए था 12,000, यही होना चाहिए था। पर आपने क्या कर दिया, बैंक में ही लिखा, क्रेडिट में ही लिखा, पर आपने 12 की जगह 2100 लिख दिया, है ना। 1.2K की जगह 2.1K लिख दिया। अब सोचो क्या हुआ होगा, सॉरी 12,000 को 2100 लिख दिया। अब 12,000 कम करना था, हमने सिर्फ 2100 ही कम किया,
मतलब बैलेंस उतना कम नहीं हुआ जितना कम होना चाहिए था। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिखेगा, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से एरर डिफरेंस समझना ज़रूरी है। करेक्ट अमाउंट वॉज 12,000, रिकॉर्डेड अमाउंट इज़ ओनली 2100। सो डिफरेंस कितने का आएगा? ये आएगा 9,900 का डिफरेंस आएगा, है ना। सो कैश बुक इशू करते समय बैलेंस कम होना चाहिए था, लेकिन कम किया गया, लेकिन कैश बुक अंडरस्टेट की गई। इसीलिए सही आंसर हमारे पास क्या बनेगा? ये है ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टेटेड 9900। इतने से हमारी अंडरस्टेटेड रहेगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एट कॉस्ट प्लस 25%, 75% अप्रूव्ड बिफोर ईयर एंड, क्लोजिंग स्टॉक इफेक्ट विल बी व्हाट। सो ये क्वेश्चन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस से रिलेटेड है। पहले आप ये समझो कि गुड्स ऑन अप्रूवल क्या होते हैं। कई बार बिजनेस कस्टमर को गुड्स भेजता है ट्रायल के लिए। कस्टमर के पास दो ऑप्शन होते हैं, पसंद आ गया तो अप्रूव करके परचेज कर लेगा, पसंद नहीं आया तो गुड्स को वापस भेज देगा। अकाउंटिंग में ये रूल है कि जब तक अप्रूवल नहीं मिलता तब तक हम उसे सेल्स नहीं मानते, है ना। अब क्वेश्चन में क्या क्या कह रहे हैं कि 20,000 के गुड्स हैं। ये गुड्स आपने भेजे थे कैसे? कॉस्ट प्लस 25%। मतलब इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 20,000 प्लस 25%। 20,000 का 25% कितना होता है? 5,000। तो टोटल कितनी इनवॉइस बन गई आपकी? इनवॉइस बन गई 25,000 की बन गई, है ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 75% अप्रूव हो गए साल ख़त्म होने से पहले पहले। मतलब 75% एक्चुअल सेल्स हो गई, बाकी की 25% हमारी सेल नहीं है। इसलिए वो बाकी के 25% हमारे गुड्स जो हैं वो क्लोजिंग स्टॉक में वापस आएंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? 25% हमारे अनअप्रूव्ड है ना, तो हमारी कॉस्ट कितनी थी? 20,000। तो हम 20,000 का 25% निकालेंगे। ठीक है, कहीं ये 25,000 का नहीं निकाल लेना। इस कॉस्ट का हमने 25% निकाला। 20,000 का 25% होता है 5,000। 5,000 जो है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक में रिफ्लेक्ट होगा, ऐड होगा बैक। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोल रहा है? इफ़ अ बिल्ड रिसीवेबल 10,000 डिस्काउंटेड विद बैंक 10% फॉर 3 months, बैंक प्रोसीड्स विल बी व्हाट। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं बिल्ड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग क्या होता है। जब बिज़नेस के पास बिल्ड रिसीवेबल होता है तो नॉर्मली हम मैच्योरिटी डेट तक वेट करते हैं, लेकिन कई बार बिज़नेस को इमीडिएटली कैश चाहिए होता है, तब हम बिल को बैंक में डिस्काउंट करवा देते हैं। बैंक क्या करता है? बैंक हमें फुल अमाउंट तो देगा नहीं, जाहिर सी बात है। जो बिल हमें 3 महीने बाद मैच्योर होना था वो अगर हम पहले ही ले रहे हैं तो बैंक हमारा रिश्तेदार तो है नहीं, वो हमारे को इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट जो है वो काट कर पैसे देगा। तो बेसिकली फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि बैंक की प्रोसीड्स क्या होंगी? जितनी भी हमारी बिल की अमाउंट है माइनस जो बैंक ने डिस्काउंट चार्ज करना है, बचा हुआ हम लोगों को प्रोसीड्स मिलेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। बिल हमारा कितने का था? 10,000 का बिल था, है ना, और 10% इसका डिस्काउंट रेट था 3 महीने के लिए। तो इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है? यही हमने बचपन में पढ़ा है, P/R/T। तो P हमारा ये रहा, R है हमारा 10% और T है हमारा 3 months, तो 3/12। इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा 250, 250 रुपये का इंटरेस्ट आ गया इसका। तो बैंक से हमें कितना प्रोसीड्स मिलेंगे? तो जितनी हमारी बिल अमाउंट थी 10,000 का बिल था, इसमें से आप 250 माइनस कर दो, बाकी कितना बच गया? 9750। सो ये प्रोसीड्स जो हैं दिस विल बी द अमाउंट दैट वी विल बी रिसीविंग फ्रॉम द बैंक। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ये हमें बोल रहा है अ पार्टनर सैलरी अलाउड 3,000 पर मंथ बट नॉट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ ईयर, रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी व्हाट। देखो, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर की सैलरी एक्सपेंस नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि पार्टनर ओनर होता है, एम्प्लॉय थोड़ी होता है। इसलिए पार्टनर्स की सैलरी कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
याद रखना है आपने कि पार्टनर सैलरी इज़ द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है कि जो पार्टनर की सैलरी थी 3,000 पर मंथ की, तो टोटल कितनी होगी साल की? 36,000 होगी ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वॉज नॉट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर, रिकॉर्ड नहीं करी, मतलब एंट्री पास ही नहीं करी, ओमिट हो गई ना आपसे। रेक्टिफिकेशन एंट्री आपने इसकी करनी है, तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 36,000 से। समझ में आ गया आप लोगों को? तो क्वेश्चन में ये ऑप्शंस में ना जान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर आपने याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं? विच एरर विल नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस अग्रीमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस का काम क्या था। सिर्फ ये चेक करता है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर है कि नहीं है। अगर दोनों साइड बराबर हैं तो ट्रायल बैलेंस अग्री करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी एरर ख़त्म हो गए। कुछ एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करते। सो द एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके पास एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर, है ना। सो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि विच एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो सबसे कॉमन आंसर क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एरर ऑफ प्रिंसिपल पता है ना क्या है? जब रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट यूज़ हो जाए, मतलब कैपिटल आइटम को रेवेन्यू बता दिया, रेवेन्यू को कैपिटल बता दिया, तो वो प्रिंसिपल का एरर होता है, मतलब आपने अकाउंटिंग के सिद्धांतों को ही बदल दिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये हमें बोल रहा है अ मशीन कॉस्टिंग 60,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 20,000, सोल्ड फॉर 30,000। अब आपने बताना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ और कितना हुआ। देखो, जब एसेट बेचा जाता है तो हमें बुक वैल्यू निकालनी पड़ती है, और बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर हम कंपेयर करते हैं सेल प्राइस और बुक वैल्यू को। सेल प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट, अगर कम है तो लॉस। ठीक है, यही तरीका होता है। सो मशीन की कॉस्ट है हमारी 60,000, डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड किया है हम लोगों ने? 20,000 का। 20,000 माइनस कर दिया, कितनी रहेगी हमारे पास? ये 40,000 रहेगी। अब ये 40,000 वाली को आपने 30,000 में बेच दिया। अब आप कंपेयर करो, 10,000 का आपके पास क्या हुआ? लॉस हो गया ना आपके पास यहाँ पर। सो दिस इज़ द आंसर। अल्टीमेट लॉस कितना हुआ आपके पास? 10,000 का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये हमें बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर 80,000। 80,000 के डेटर थे, 5% आपने प्रोविज़न लगाना है इसके ऊपर। ऑलरेडी भी प्रोविज़न है 2,000 की, आपने ये बताना है कि एडिशनल प्रोविज़न कितना लगेगा उसके ऊपर। ऑल राइट, पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है। बिजनेस को पता होता है कि सभी डेटर पैसे वापस तो नहीं देंगे, इसलिए पहले से ही एस्टिमेटेड लॉस के लिए प्रोविज़न बना लेते हैं, उसे कहते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। अब क्वेश्चन में हमें 80,000 का डेटर दिए हुए हैं, 80,000 के, और एग्जिस्टिंग प्रोविज़न भी दी हुई है 2,000 की। हमने बनानी कितनी है? 5%। तो 80,000 का 5% कितना हो गया आपके पास? ये हो गया 4,000, है ना। अब ऑलरेडी 2,000 की प्रोविज़न है, और अब हमें कितनी बनानी है? 4,000 की हमें प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत है। कितना रह गया हमारे पास? 2,000। 2,000 की हमें एडिशनल प्रोविज़न रिक्वायर्ड है ना। सो सही आंसर क्या रहेगा हमारे पास? 2,000। 2,000 को हमने और प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत रहेगी। ऑल राइट, अब ज़रा एक बार और बताओ, फाइनल अकाउंट में इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिखाएंगे? इस 2,000 को आप कहाँ दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और ये एसेट्स में क्या आएगा? ये डेटर में से 80,000 में से जो आपकी न्यू प्रोविज़न है 4,000 की, वो माइनस हो जाएगी, और माइनस होकर जो नेट अमाउंट 76,000 है वो आपकी एसेट साइड में आएगा। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं?
ओपनिंग कैपिटल आपको दिया है 1 लाख, क्लोजिंग कैपिटल दिया है 1,40,000, ड्राइंग दिया है 20,000, एडिशनल कैपिटल दिया है 10,000। आपने प्रॉफिट बताना है क्या होगा। देखो फॉर्मूला क्या है, आपको ये याद होना चाहिए सबसे पहले। फॉर्मूला हमारे पास होता है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस कोई ड्राइंग है तो, प्लस अगर प्रॉफिट है तो प्लस, अगर लॉस है तो माइनस। सो इस क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली बोला है कि प्रॉफिट बताना है। सो आपने ये लॉस वाले को तो छोड़ दो। अब क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है 1.40 के, ओपनिंग कैपिटल दिया है 1 लाख, एडिशनल कैपिटल दिया है 10,000, ड्राइंग्स दी हुई हैं 20,000 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालना है, बस आपने इन सब को कैलकुलेट करो और 1,40,000 से माइनस करो, जो नेट अमाउंट आपके पास आएगी वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन है, इधर उधर ले जाना है आपने बस इनको, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें बोल रहे हैं अ बैंक ओवरड्राफ्ट शोन इन कैश बुक 15,000 का कैश बुक में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है। अब चेक डिपॉजिट 5,000 के हमने किए पर बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया, फिर बैंक ने 500 के चार्जेस भी काटे थे, वो रिकॉर्ड ही नहीं किया हमने। आपने पासबुक का बैलेंस कितना आएगा वो बताना है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, कैश बुक क्या है, बिजनेस रिकॉर्ड कर रहा है, पासबुक कौन रिकॉर्ड कर रहा है, बैंक। दोनों के बैलेंस अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, बैंक वाले नहीं करते हैं, एंड वाइस वर्सा। सो गिवन क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से हम लोग पहले पासबुक का बैलेंस निकालते हैं। तो सबसे पहली आइटम इन्होंने दी थी यहाँ पर क्या कि चेक डिपॉजिट हुए 5,000 के बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने, बिजनेस ने चेक को बैंक में जमा कर दिया, उसने अपने कैश बुक में प्लस कर दिया 5,000, लेकिन बैंक ने अभी तक उसे प्लस नहीं किया, इसलिए पासबुक में बैलेंस कम दिखेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 5,000 को ऐड करेंगे। दूसरा क्या था कि बैंक चार्जेस थे 500 के, वो रिकॉर्ड नहीं हुए कैश बुक में, मतलब बैंक ने चार्जेस काट लिए, हमें पता ही नहीं था, हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की, इसलिए पासबुक का बैलेंस कम होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 500 को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब कैलकुलेशन करना है हमने, हमारे पास कैश बुक का कितना ओपनिंग बैलेंस, ये ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था, ओवरड्राफ्ट था हमारे पास 15,000। 15,000 में आपने ये 5,000 को भी ऐड कर देना है, 500 को भी ऐड कर देना है, जो टोटल आंसर आएगा वो हमारा पासबुक का बैलेंस आ जाएगा, और वो भी ओवरड्राफ्ट आएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट दिया जाता है तो हमें सब कुछ उल्टा उल्टा करना होता है, रिवर्स एंट्री करनी होती है। ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल स्थिति में प्लस कर रहे थे, ओवरड्राफ्ट के केस में हम वो माइनस करेंगे। ठीक है, सो ये बेसिक कैलकुलेशन के बाद 15,000 में 5,000 भी प्लस कर देना है, 500 भी प्लस कर देना है, नेट अमाउंट कितना रह गया आपके पास, ये 20,500, और ऑप्शन नंबर बी, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें बोल रहे हैं विच आइटम इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना। इसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो सारे खर्चे जो गुड्स को परचेज से लेकर के वेयर हाउस तक पहुंचाने में, लाने में लगते हैं। ठीक है, जैसे ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, इनवर्ड्स एक्सपेंसेस, वेजेस वगैरह। कैरिएज आउटवर्ड क्या होता है, ये देखो, बाकी ऑप्शंस में से एक आइटम है आपकी जो डिफरेंट है। कैरिएज आउटवर्ड मतलब गुड्स कस्टमर को भेजने का एक्सपेंस। सो ये है हमारा सेलिंग एक्सपेंस, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता, ये कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, बाकी कैरिएज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ओपनिंग स्टॉक, ये सारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। बस जो कैरिएज आउटवर्ड है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें बोल रहे हैं गुड्स विड्रॉन बाय ओनर 10,000 रिकॉर्डेड एज सेल्स, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट। देखो हुआ क्या, एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जब ओनर ने गुड्स विड्रॉ किए तो एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग टू परचेजेस 10,000 से, है ना, लेकिन गलती से एंट्री क्या हो गई, ये हो गई कैश या फिर डेटर जो भी है
टू सेल्स अकाउंट, ये होगी। तो अकाउंट्स में किताबों पे हमारा क्या फ़र्क पड़ा कि हमारी सेल्स जो है वो बेवजह 10,000 से बढ़ गई, और जो ड्राइंग था उसमें वो गया ही नहीं। तो इस वजह से आपके सेल्स के बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। प्रॉफिट में हमारा 10,000 ज़्यादा दिख रहा है, प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, ओवर स्टेट हो गया। सो सही आंसर क्या रहेगा, ओवर स्टेटेड बाय 10,000। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें बोल रहे हैं इन कंसाइनमेंट एबनॉर्मल लॉस इज़ वैल्यूड एट व्हाट। सो देखो, कंसाइनमेंट में जो लॉस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस कौन सा है, जैसे फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट, इसका वैल्यूएशन कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस इस पर होता है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूलाज भी पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस। ऑल राइट, अब ये जो कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस हैं इसके अंदर फ्रेट, कैरिएज, इंश्योरेंस, लोडिंग, ये सब कुछ आ जाता है। सो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं ये देखो। बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड 15,000 डिसऑनर्ड विद 200 नोटिंग चार्जेस, डेटर अकाउंट विल बी डेबिटेड विद व्हाट। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपको, बिल रिसीवेबल्स आपने एंडोर्स किए थे 15,000 के, वो डिसऑनर हो गए तो आपने 200 रुपये के नोटिंग चार्जेस आपको देने पड़े। डेटर अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट करोगे। देखो, जब बिल रिसीवेबल एंडोर्स किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए बिल दे दिया गया है। जर्नल एंट्री हम उस वक्त क्या करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट टू बिल रिसीवेबल्स अकाउंट। लेकिन अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो डेटर फिर से लायबल हो जाता है और नोटिंग चार्जेस भी डेटर से ही रिकवर होते हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री जो है उस समय वो हो जाती है रेक्टिफाई करने के लिए, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर टू कैश, और कैश में क्या आएगा, नोटिंग चार्जेस। अब हमारे क्रेडिटर कितने के हैं, ये 15,000 के, नोटिंग चार्जेस 200 के दिए आपने, तो डेटर आपके कितने बन गए, ये बन गए 15,200 के, ठीक है। तो हमारे पास सही अमाउंट जो है डेटर अकाउंट में डालने के लिए वो कितनी आ गई, 15,200। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। अब आप देखो, इंटेंजिबल एसेट हमें पता है ऐसी एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू होती है। सो गिवन ऑप्शंस में से आप ये देखोगे आपको इंटेंजिबल एसेट कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे के सारे ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स ही हैं, तो इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो इंटेंजिबल ना हो। ऑल राइट, नाउ 17th में हमें पूछ रहे हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ईयर इज शोन इन वेयर। सो हमें पता है कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब ओनर ने बिजनेस में एडिशनल फंड इन्वेस्ट किए हैं, है ना, तो वो हम कहाँ दिखाएंगे, वो हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में। कैपिटल में हम एडिशनल कैपिटल को ऐड कर देते हैं और हम उसे बैलेंस शीट्स में दिखाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें पूछ रहे हैं डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड टू। देखो, डेप्रिसिएशन का बेसिक पर्पस क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, सपोज बिजनेस ने एक मशीन खरीदी है 1 लाख की। अब ये मशीन 1 साल नहीं चलेगी, जाहिर सी बात है, बल्कि ये लंबे समय के लिए चलेगी, 5-10 साल के लिए चलेगी, बेनिफिट देगी बिजनेस को। अगर हम पूरा 1 लाख का कॉस्ट पहले साल के एक्सपेंस में डाल देंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपका बहुत कम दिखेगा और अगले साल का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखेगा, और ये आपके बिजनेस की सही पिक्चर नहीं देता है। इसलिए अकाउंटिंग का ना एक प्रिंसिपल होता है, वो है मैचिंग प्रिंसिपल। ये कहता है कि जिस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो कॉस्ट लगी है वही कॉस्ट उस पीरियड में ही चार्ज करनी है। सो मशीन हर साल रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इसलिए हम उसकी कॉस्ट को भी ईयर बाय ईयर एलोकेट करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन का रियल पर्पस क्या है, टू मैच कॉस्ट विद रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर सी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ विच एरर रिक्वायर्स रेक्टिफिकेशन थ्रू सस्पेंस अकाउंट। देखो, सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट क्यों बनता है, जब ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करता तब डिफरेंस को टेम्परेरली डाल देते सस्पेंस अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस एरर से ट्रायल बैलेंस डिसअग्री करता है, तो सही आंसर है वन साइडेड एरर।
जैसे मान लो 5,000 के परचेजेज है, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर अकाउंटेंट ने परचेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया पर कैश को क्रेडिट करना भूल गया, तो डेबिट साइड तो 5,000 है पर क्रेडिट साइड तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा नहीं। सो इस डिफरेंस को हम कहाँ डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, है ना। इसलिए सही आंसर क्या रहेगा, वन साइडेड पोस्टिंग एरर। इसकी वजह से हम लोगों को सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है। बाकी ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि एंट्री हम दोनों साइड ही कर लेते हैं, बस हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू में गड़बड़ कर देते हैं, तो ट्रायल बैलेंस हमारा अग्री कर जाता है। कंपनसेटिंग एरर में क्या होता है, एक एरर दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसमें भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। और एरर ऑफ ओमिशन में तो हम एंट्री करना ही भूल जाते हैं, इस वजह से ट्रायल बैलेंस में कोई अंतर नहीं पड़ता है। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज क्रेडिटेड टू व्हाट। देखो पार्टनरशिप फॉर्म में जब पार्टनर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए मनी विड्रॉ करता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट कहते हैं, ठीक है। ड्रॉइंग क्या है, अब अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट लगेगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि पार्टनर ने बिजनेस का मनी यूज़ किया है इसलिए बिजनेस को कंपनसेशन मिलेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से जो रिलेटेड आइटम्स आते हैं जैसे पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। इसलिए सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहाँ पे जाकर कर हम इसको ट्रीट करते हैं। नाउ 21 में हमें बोल रहे हैं गुड सोल्ड 8,000 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज 800, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस एरर डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपने यहाँ देखना है। ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, मतलब डेबिट और क्रेडिट बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, आपकी सेल थी 8,000 की, अकाउंटेंट ने 800 रिकॉर्ड कर दिया, एंट्री होनी चाहिए थी डेटर टू सेल्स 8,000 से, पर उसने क्या किया, एंट्री तो सही करी पर अमाउंट उसने गलत लिख दी, 800 लिख ली। तो हालांकि डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है, ट्रायल बैलेंस आपका अग्री कर जाएगा, डिफरेंस आपका नहीं आएगा, ठीक है। सो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, नो डिफरेंस, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके पास। ना 22 में हमें पूछ रहे हैं बैड डेट रिकवर्ड आर व्हाट। देखो बैड डेट क्या है, जो डेटर से मनी रिकवर नहीं हुआ उसे हम राइट ऑफ कर देते हैं, है ना। सपोज बाद में पैसा मिल गया, पहले आपने राइट ऑफ कर दिया था बट उसने पेमेंट कर दिया, अब हम सीधे डेटर अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि डेटर अकाउंट तो हमने ऑलरेडी क्लोज कर दिया था। तो हम इसकी जर्नल एंट्री क्या डालते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। सो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट बाद में ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैसे, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरह से, है ना। इसलिए सही आंसर हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, इट इज क्रेडिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। नाउ 23 में हमें पूछ रहे हैं आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 विल डू व्हाट। देखो आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट इट इज़ नॉट पेड येट, मतलब रेंट ड्यू हो चुका है लेकिन पेमेंट अभी नहीं हुई है। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक्सपेंस उसी ईयर में रिकॉर्ड होगा जिस ईयर में इनकर हुआ है, इसलिए इसकी एंट्री क्या रहेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपका प्रॉफिट जो है आउटस्टैंडिंग रेंट बीइंग एन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आने की वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सो दिस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ परचेज रिटर्न रॉन्गली पोस्टेड टू परचेजेज अकाउंट, दिस इज व्हाट। देखो सही आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर सी, एरर ऑफ कमीशन। अब ज़रा समझो, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि करेक्ट अकाउंट टाइप होता है लेकिन गलत जगह, गलत साइड, गलत अमाउंट पे पोस्टिंग हो जाए, इसे हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। यहाँ क्या हुआ था, ट्रांजैक्शन थी हमारी परचेज रिटर्न की, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ऐसे कर दिया, मतलब रिटर्न की जगह उसकी परचेज अकाउंट में पोस्टिंग हो गई। सो ये एक रॉन्ग पोस्टिंग एरर है, इसलिए ये एरर ऑफ कमीशन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमें क्या पूछ रहे हैं, जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन है। अ बिल्स पेबल डिसऑनर्ड विद नोटिंग चार्जेस 300, जर्नल एंट्रीज की क्या होगी। सबसे पहले समझो बिल्स पेबल क्या है, जब बिजनेस ने क्रेडिटर को बिल पेमेंट एक्सेप्ट किया था तो उसकी एंट्री क्या डाली थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, है ना।
तो ये क्या बन गया, आपकी लायबिलिटी बन गई। अगर आपका बिल डिसऑनर हो जाए, मतलब पेमेंट नहीं हो पाए, तो क्या होगा, बिल्स पेबल आपके कैंसिल हो जाएंगे और क्रेडिटर फिर से पेबल बन जाएंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, फिर एंट्री बन जाएगी बिल्स पेबल टू क्रेडिटर अकाउंट, यही होगा। अब नोटिंग चार्जेस की बात हो रही है। नोटिंग चार्जेस नॉर्मली डेटर या एक्सेप्टर पे करता है, लेकिन क्वेश्चन में जो आपको एंट्री पूछी गई है वो मेन रिवर्सल एंट्री की है ना। तो इसलिए सही आंसर आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्स पेबल अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट। ओके, नोटिंग चार्जेस की जो इसमें ऑप्शंस में कोई बात नहीं हुई थी, तो इसलिए हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे और ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर स्टेटेड 5000, प्रॉफिट विल बी व्हाट। देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना आपको, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और COGS क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। अब आप देखो, आपने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिख रखा है, ओवर स्टॉक। एक्चुअल में मान लो जितना भी था, तो आपने 5000, मान लो एक्चुअल में अगर 20,000 था, आपने 5000 ज़्यादा लिख दिया, 25,000 हो गया, 5000 एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो COGS में क्या होगा, 5000 वो कम हो जाएगा। और प्रॉफिट क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अगर COGS कम हो गया तो प्रॉफिट आपका ज़्यादा दिखेगा 5000 से। तो सही आंसर विल बी ओवर स्टेटेड बाय 5000, 5000 से आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है ना। 27 में पूछ रहे हैं डिस्काउंट अलाउड अपीयर्स इन वॉट। देखो डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, जब बिजनेस अपने डेटर को जल्दी पेमेंट करने के लिए कंसेशन देता है, उसे हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री क्या रहती है, ये रहती है कैश डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर अकाउंट, ठीक है। सो नेचर क्या है डिस्काउंट अलाउड का, ये एक एक्सपेंस या लॉस है, क्योंकि बिजनेस को कम मनी मिला है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाता है। तो इसलिए सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ 28 में हमें पूछ रहे हैं विच इज़ अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होती हैं, ऐसी आइटम जिनकी रियल वैल्यू नहीं होती, फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होती और फ्यूचर बेनिफिट भी क्लियर नहीं होता, लेकिन अकाउंटिंग रूल्स के कारण टेम्प्रेरी एसेट साइड में दिखाई जाती है। सो फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो लीगल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, प्रिंटिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस, इन सबको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। सो ये इमीडिएटली एक्सपेंस नहीं करते, इन्हें हम ग्रेजुअली राइट ऑफ करते हैं, इसलिए बैलेंस शीट में ये टेम्परेरी दिखते हैं। इसलिए सही आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द फिक्टिशियस एसेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू व्हाट। देखो ये हमने बहुत बार पिछली वीडियोस में किया हुआ है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग किस लिए बनाते हैं, ताकि हम लोग अपनी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को रिकन्साइल कर सकें, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंसेस की वजह से हमारे बैंक और जो हमारी बुक और पासबुक जो है वो टैली नहीं कर पाती है। तो इसलिए हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं, BRS बनाते हैं, सो दैट उन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंसेस जो है वो क्लैरिटी मिल जाए उसमें, ठीक है। Alright, so now we are at the last question of this mock test, which says which accounting concept requires expense to be recorded when incurred, not when paid. देखो अकाउंटिंग में एक इंपॉर्टेंट रूल है अक्रूवल कंसेप्ट। इसके अनुसार क्या होता है, इनकम रिकॉर्ड होती है व्हेन अर्नड एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है व्हेन इनकर्ड। पेमेंट कब हुई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, अक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है। सो अकाउंटिंग हमारी क्या फॉलो करती है, अक्रूवल बेसिस, ना कि कैश बेसिस। So option A will be the correct answer. So that is it. So we have done the 30 questions. Now do let me know कि आपने out of 30 कितना स्कोर किया, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और यही मॉक टेस्ट सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी। आज अकाउंट्स की आई, कल दूसरे सब्जेक्ट की आएगी, एंड हम लोग इंडिविजुअली ऐसे तोड़ तोड़ के ब्रेक डाउन करके सारे मॉक टेस्ट्स को सॉल्व करेंगे और परफेक्शन के लिए। So that's all for today. See you tomorrow in a new video with a new topic. Till then, take care and happy learning.